नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का हो चुका है, जहां पर बात आज भारत की रॉकेट फोर्स को लेकर हम करने वाले हैं। चीन के पास रॉकेट फोर्स है और माना जाता है कि एक ऐसी रॉकेट फोर्स जिसे अमेरिका भी खौफ खाता है। लेकिन क्या भारत उस कंसेप्ट पे काम कर रहा है? क्या भारत भी रॉकेट फोर्स का निर्माण करेगा? और अगर करेगा तो भारत की रॉकेट फोर्स की दशा और दिशा क्या होगी, इसको समझने की आगे हम कोशिश करेंगे। और साथ ही में क्या ये रॉकेट फोर्स सिर्फ जमीन पर होगी या फिर पानी के अंदर भी होगी? क्या भारत अपनी सबमरीन के अंदर भी रॉकेट फोर्स कंसेप्ट पे काम कर रहा है? अपने वॉरशिप के ऊपर भी रॉकेट फोर्स का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ा अहम मुद्दा भारतीयों से जुड़ा हुआ, जिस पे बात करना डिफेंस स्पेशल में बहुत जरूरी है। रूस यूक्रेन जंग में लड़ रहे एक भारतीय की मौत हो चुकी है। 60 से ज्यादा भारतीय अभी भी मोर्चे पर हैं। कैसे ये रूस पहुंचे और कैसे अब ये रूस से वापस भारत आ सकते हैं, इसको समझना होगा। और क्या बड़ा सवाल जिस पे बात होगी कि क्या वाकई में हम भारतीयों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि कोई भी आकर ये कहकर कि रूस में चलिए आपको सेना में शामिल होना है और वहां पे आपको हेल्परिंग का काम करना है, ले जाए? क्या वाकई में इतना आसान है? और क्या वाकई में इतनी सस्ती हमारी जान हो चुकी है? इसको समझना होगा। और बड़ा सवाल यह कि जब इतने लोग रूस पहुंच गए तो क्यों विदेश मंत्रालय को इसकी भनक नहीं लगी? रूस में एम्बेसी को क्यों इसका अंदाजा नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है? इसको समझना होगा। डिटेल से इस पे भी हम बातचीत करेंगे और साथ ही बातचीत एयरफोर्स को लेकर भी होगी, क्योंकि चीन के पास आपको पता ही है कि J-20 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो मौजूद है। लेकिन टर्की ने भी अपना 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट तैयार कर लिया है, फाइटर जेट तैयार कर लिया है। और खबरें ऐसी हैं कि आने वाले वक्त में ये फाइटर जेट जो है रावलपिंडी में लैंड कर सकता है। और भारत AMCA पे लगातार काम कर रहा है। 2025-26 तक आसमान में उड़ने की संभावना नहीं है। क्या हम एयरफोर्स में दोनों देशों से पीछे छूट रहे हैं? और क्या काट हो सकती है? क्या इलाज हो सकता है? तमाम सवाल है डिफेंस के लिहाज से, जिनको समझने की आज कोशिश होगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, भारत करने जा रहा रॉकेट फोर्स का गठन। बड़ी खबर, भारत करने जा रहा रॉकेट फोर्स का गठन। चीन पाक को जवाब देने के लिए जरूरी है रॉकेट फोर्स। रॉकेट फोर्स में शामिल होंगे प्रलय, ब्रह्मोस मिसाइलें। सबमरीन से क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की भी तैयारी है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, भारत करने जा रहा रॉकेट फोर्स का गठन। चीन पाक को जवाब देने के लिए जरूरी है रॉकेट फोर्स। रॉकेट फोर्स में शामिल होंगी प्रलय और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें। सबमरीन से क्रूज मिसाइलें लॉन्च करने की भी तैयारी। मिसाइलें हैं, उन्हें रॉकेट फोर्स में रखा जाएगा। बिना सैनिकों को उतारे दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। रॉकेट फोर्स का काम अभी तक कोर ऑफ आर्टिलरी करती थी। कोर ऑफ
और रणनीति पर इसका असर होगा। एयर डिफेंस को तबाह कर सकती है, नाकाम कर सकती है रॉकेट फोर्स। और इजराइल हमास जंग में हमने देखा था किस प्रकार से हमास के रॉकेट्स ने कुछ पलों के लिए इजराइल को हिला के रख दिया था, इजराइल के डोम सिस्टम को बंद करा दिया था। इसको समझेंगे आगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे। तीन खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले कर्नल टीपी त्यागी, वीर चक्रा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद आपको भी। जय हिंद। डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैलेंद्र। जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। रॉकेट फोर्स को लेकर कहां तक हम पहुंचे हैं, इसके गठन को लेकर कितना ये जरूरी है, और कौन कौन सी वो मिसाइलें हैं जो शामिल हो सकती हैं, क्या तोफखाने को, आर्मर्ड को इससे अलग रखा जाएगा, क्या कुछ अपडेट सर? देखो, रॉकेट फोर्स का अभी तो डिस्कशन चल रहा है, एग्जैक्टली फाइनलाइज नहीं हुआ स्ट्रक्चर क्या होगा, पर पहले ये जरूरी है समझना कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, जिसके पास स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स है। करंटली जितने न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो अंडर स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है। अच्छा, जो अभी इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की बात कर रहे हैं वो हो गए कन्वेंशनल मिसाइल्स। अब ये डिसीजन नहीं लिया गया कि ये आर्मी के पास होगा या स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की तरह से एक ट्राई सर्विसेज कमांड होगा, या ये अलग अलग सर्विसेज के पास होगा। रिसेंट न्यूज में था कि एयरफोर्स और आर्मी दोनों ने प्रलय मिसाइल्स का ऑर्डर किया है। अब किस प्रकार ये स्ट्रक्चर आएगा ये अभी तक 100% क्लियर नहीं है, पर मेरे लिहाज से जो बैटलफील्ड का इलाका है, अब पहली बात तो हमें ये क्यों चाहिए? अगर आप रशिया यूक्रेन युद्ध देखो, आज भी मेन डैमेजेस जो हुए हैं वो मिसाइल से हुए हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। मिसाइल्स का फायदा ये है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, जहां पे ट्रूप्स का कांटेक्ट नहीं हो पर नॉन कांटेक्ट के साथ आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आज के युद्ध में जब कांटेक्ट होगा, लड़ाई शुरू होगी, तो पहले मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो चोक पॉइंट्स है यानी कि ब्रिजेस, और जहां पे ट्रूप्स को इकट्ठे होकर मूव करना है पहले वो डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। लॉजिस्टिक्स एमिनिशन, लॉजिस्टिक डंप्स, एमिनिशन डंप्स, हेडक्वार्टर, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, गन पोजीशंस, इन सब को टारगेट किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो फॉरवर्ड ट्रूप्स हैं उनको आइसोलेट किया जाएगा और उनको आखिरी में टैकल किया जाएगा। अब जब हम मिसाइल्स की बात करें, मिसाइल्स तीन प्रकार की आती है। एक हमारे पास जो आर्टिलरी में है, पिनाका था पहले, अभी जो लॉन्ग रेंज वाली है पिनाका जो है, जिनका 70 किलोमीटर रेंज है, गन्स का रेंज 40 से 50 किलोमीटर है, एक ये रेंज है। दूसरा है इससे आगे जो आपको ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए, जो कमांडर है, चाहे वो कोर कमांडर हो चाहे आर्मी कमांडर हो, उनके लिहाज से वो अपना बैटल कैसे शेप करेंगे, किस प्रकार से एनिमी को रोकेंगे, वो ऑपरेशनल लेवल हो गया। और तीसरा है स्ट्रेटेजिक लेवल। जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है वो डील करेगा स्ट्रेटेजिक लेवल के लिए। जो अभी हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स, ये मेरे लिहाज से होगा ऑपरेशनल लेवल के लिए। और जो आर्टिलरी है अपने अंदरूनी रॉकेट्स और गन्स के साथ, वो टैक्टिकल लेवल मैक्सिमम अप टू 70, 80, 100 किलोमीटर तक संभालेगा, और ये डिवीजन लेवल तक होगा। तो ये जो डिवीजन आएगा तीन के अंदर, अब किस प्रकार से ये इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स आएगा, यानी कि ये कन्वेंशनल हैंडल करेगा,
चीन के पास जो रॉकेट फोर्स है वो उनका एक चौथा आर्म है, और वो दोनों न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर मिसाइल्स को डील करता है। अब इंडिया का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। आइडियली इंडिया के दो अलग अलग फोर्सेस होने चाहिए, एक न्यूक्लियर के, एक नॉन न्यूक्लियर। ये ये हमारे पॉलिसी को सपोर्ट करेगा। और दूसरी बात, जो फोर्स कमांडर है ग्राउंड पे, उनको अपने जी प्लानिंग के लिए बिना ऊपर से परमिशन लेके ऑपरेट कर पाए। जी, ठीक है सर। कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूंगा। कितना जरूरी है ये जो स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स की बात की जा रही है? काफी पॉइंट हर्ष कक्कड़ सर ने कवर कर लिए हैं, लेकिन मैं कभी कभी सुनता हूं, एक दौर चला, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की बात हुई, फिर थिएटर कमांड की बात हुई, अब स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स की चर्चा है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर कुछ नया कंसेप्ट आ जाता है, पिछली चीजों को हम भूल जाते हैं। सर नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। दरअसल में इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स टीपी त्यागी सर इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स जुड़ा हुआ है थिएटर कमांड से, और थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट अभी रियलाइजेशन नहीं हुआ है। एक था कि ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, पेनिनसुलर कमांड, मैरीटाइम कमांड, एयर डिफेंस कमांड, ये थिएटर कमांड होंगी। इन थिएटर कमांड्स के साथ ये इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स जुड़ा हुआ था। मैं जनरल साहब से एग्री करता हूं, और एग्री क्या करता हूं, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं, भारत की पॉलिसी में ही है कि रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक फोर्स ये अलग अलग होंगे। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स होंगे, न्यूक्लियर वेपन्स स्ट्रेटेजिक लेवल पे होंगे। और बिल्कुल ठीक कहा, जो रॉकेट फोर्स है ये ऑपरेशनल लेवल पे होगा। और इसकी आवश्यकता एक तो इस वजह से पड़ी कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए इसी रॉकेट फोर्स के अंदर हमने ये प्लानिंग की कि हम सबमरीन से, यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को दागें, और जिसकी प्रेजेंट रेंज करीब 500 किलोमीटर है, पर उसे 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जाए, ताकि वो चाइना के कम से कम शिनजियांग तक या शंघाई तक पहुंच सके। दूसरा कारण ये रहा कि चाइना खुद तो ये कर ही रहा है, मगर चाइना उसके साथ खास तौर पे लैंड से ज्यादा सी में पाकिस्तान को ताकतवर बना रहा है, और इसलिए पाकिस्तान यानी कि टू फ्रंट वार पे हमको ये रॉकेट फोर्स की जरूरत है। तीसरी बात जो करेक्टली कही गई कि हम आने वाले समय में नो कॉन्टैक्ट वार लड़ना चाहते हैं, यानी कि अपनी जमीन से बैठ के दुश्मन की जमीन पे हमला कर सकें, और उस हमले में जो चीज बीच में आएगी वो है एयर डिफेंस सिस्टम, और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सके, इसलिए ये रॉकेट फोर्स के बारे में प्लानिंग चल रही है। लेकिन अभी ये सारी चीजें फ्लूइड हैं। हाँ, इतना जरूर है कि रॉकेट फोर्स अगर बनती है तो उसकी कामयाबी के लिए ये आवश्यक है कि थिएटर कमांड भी स्थापित की जाए, और ये भी जरूरी है कि रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक फोर्स को अलग अलग रखा जाए, ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी कमांड ऑपरेशनल कमांडर के हाथ में ना आए। ठीक है सर, चलिए मैं आता हूं फिर आपके पास। डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर, एक पॉइंट मेरा और भी है, क्योंकि पिछले 2 दशक में अगर हम जंग लड़ने का तरीका देखें, बहुत तेजी से बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। आज स्पेस वॉर की बात होती है, आज साइबर वॉर की बात होती है, अब एआई जो है वो आ चुका है। इस बीच हम रॉकेट फोर्स की भी चर्चा लगातार कर रहे हैं। चीजों को 2 दशक में कितना बदलता हुआ देखा है आपने? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है राजेश जी कि पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि कोई वॉर का जमाना हो।
हम ये भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि पूरा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर जी नेशन स्टेट जो है वो एम्फोसिस करेंगे, और वैसे भी जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसका इम्पोर्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। लेकिन जो हाल ही में कुछ चीजें हमने देखी है, मैं वन साइड इंटरवेंशन, मिलिट्री इंटरवेंशन की नहीं बात करूंगा यूएस की तरफ से जो हुआ है, लेकिन जो अजरबैजान आर्मेनिया का हुआ, उसके बाद में जी रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट हुआ, अभी जो हमास और इसराइल का कन्फ्लिक्ट जोन हुआ है, स्पेशली अजरबैजान और आर्मेनिया का, जो आप जहां पर बहुत सारा रॉकेट का भी इस्तेमाल हुआ है, और यूक्रेन और रशिया में तो हम, जैसे अभी कक्कड़ साहब ने बताया कि हम विटनेस इन सारी चीजों को कर रहे हैं। ये सारी एडवांसमेंट आई है, उसके जरिए हमें भी हमारे जो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट है उसमें भी हमने कई सारे क्वालिटेटिव चेंजेस जो लाए हुए हैं। और अभी हमें ये देखना बड़ा जरूरी है, जो त्यागी साहब ने जिसको बताया था, कि हमें हमारा जो जी ओशन का है, जो सी का जो है, उसको ज्यादा कंसोलिडेट करना ये जरूरी है। इसलिए भी जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेटेजिकली या डिफेंस पर्सपेक्टिव से, लेकिन ट्रेड पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब इंडिया सिर्फ साउथ एशिया या इंडियन ओशन तक का ही पावर, ये अभी वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया का दायरा जो है वो बढ़ चुका है, और अब वो जो जी पैसिफिक ओशन है, जिसको अभी इंडो पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है, उसके लिए भी इंडिया का बढ़ता हुआ रोल एंटिसिपेट किया जा रहा है। दूसरा ऐसा है कि इन फ्यूचर में अगर चाइना का जिस तरह का पेनिट्रेशन, या जिसको हम जो टेरिटोरियल उनका कॉलोनाइजेशन भी अभी जिस तरह से हो रहा है, या पेनिट्रेशन जी हो रहा है, और वो ज्यादा साउथ चाइना में हो रहा है, और थ्रू स्टेट ऑफ ताइवान इवन नॉर्थ ईस्ट एशिया तक वो बढ़ चुका है। तो चाइना को काउंटर किस तरह से किया जाए, इसकी जो रणनीति बनाई जा रही है, उसमें यूएस है, उसमें जापान है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, और उसमें इंडिया को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान है, स्टेट ऑफ ताइवान तक ठीक अगर है सर, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी माफी लेते हैं चाहूंगा तो स्टेट सर ऑफ दिगंकर मलाक्का सर, तक माफी तो इंडिया चाहूंगा का दिल से। रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनता है। मुझे एक छोटे तो से उस ब्रेक के लिए लिहाज से मजबूरी भी में हमको रुकना होगा। करना पड़ेगा। ब्रेक के लिए रुकूंगा सर, ब्रेक के उस पार चर्चा को हम जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के पार इसी मुद्दे पर हम चर्चा जारी रखेंगे कुछ और अहम पॉइंट के साथ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। पिन पॉइंट टारगेट आपने चुना है, वही टारगेट आप एंगेज करोगे। और सबमरीन्स है, खासतौर पे न्यूक्लियर सबमरीन्स, वो कहीं पर भी महीनों के लिए सी के नीचे रह सकती है। तो लड़ाई के दौरान या फिर लड़ाई के टाइम आप उनको वहां भेज सकते हो जहां आप उनको डिप्लॉय करोगे अपने टारगेट्स एंगेज करने के लिए। खासतौर पे टारगेट्स जैसे नेवल डॉकयार्ड्स हो गया, हार्बर्स हो गए, और बाकी जो टारगेट जो खास तौर पे सी के आसपास है। तो ये मिसाइल्स का ये फायदा है। फिर एंटी शिप मिसाइल्स अलग है। तो ठीक आप जब बात कर रहे हो न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स, ये आपका अगला तरीका है इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को कंबाइन करने के लिए। पर ये लैंड फोर्सेस के साथ आप कंबाइन करना मुश्किल है, ये जनरली मैरिटाइम वॉर के साथ ही कंबाइन। मैं बस एक 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा, उसके बाद फिर मुझे दूसरे पैनल के पास भी जाना है। सर, अभी तक ये माना जाता था कि मलक्का स्टेट के इधर चीन आएगा तो भारत की कार्रवाई होगी। क्या ये जो खबर आ रही है, क्या हम ये मान रहे हैं कि ये जो अटैक होगा ये हिंद महासागर से चाइना के तमाम शहरों तक पहुंच जाएगा, या फिर हमें भी साउथ चाइना सी के अंदर एंट्री करनी होगी जाकर मलक्का स्टेट क्रॉस करके, या उसके ऊपर सोच प्लानिंग चल रही है? देखो बात यह है कि एक बार लड़ाई छूट गई तो उस समय कोई सीमा नहीं है। पहली बात, लड़ाई छूट गई तो सीमा नहीं है। दूसरी बात, ओके, हम सबमरीन भेजेंगे वो बात अलग है। चीन के भी जहाज और सबमरीन इंडियन ओशन में आएंगे, मलाक्का स्ट्रेट को क्रॉस करेंगे, कोई रोकेगा नहीं। हमारे लिए ये इलाका अपना है, इसको हम डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये हमारा बैकयार्ड है, हमारे बेसिस पास में है। चीन को यहां आने के लिए 3000 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, तो उनके बेसिस उतने दूर है। जो बाकी डिजोटी या हम्बटोटा या कुछ, वो सिर्फ रेस्टिंग एरिया है, उसमें आपके एम्युनिशन डंप्स और बाकी चीजें नहीं है, ना हो सकती।
पर हमारे लिए भी अगर हमने आगे जाना है ठीक है लॉन्च सर। करने, हम प्रिफर करेंगे एक ठीक। सबमरीन भेजें, खास तौर पे न्यूक्लियर पावर जिसको आपको लोकेट जी करना दिक्कत है, एक स्पेसिफिक टारगेट को एंगेज करने के लिए, वापस आने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो वहां रह के ज्यादा एंगेज करे, क्योंकि लड़ाई के दौरान कोई सीमा नहीं है, वो इधर आए हम उधर जाए। जी, चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती समय आपने दिया, थैंक यू सर इसके लिए। एक बड़ी खबर और फिर कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं Thank सीधा you, आपके राजेश। पास आ रहा हूं सर। रूस यूक्रेन जंग से भारत के लिए बड़ी खबर है। यूक्रेन जंग लड़ने भेजे गए भारतीय की मौत हुई है, एक भारतीय की मौत हो चुकी है। गुजरात के सूरत का रहने वाला था मृतक हेमल। भारतीयों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं, विदेश मंत्रालय का कहना है। रूस यूक्रेन जंग से भारत के लिए बड़ी खबर, जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद सीधा कर्नल टीपी त्यागी सर के पास चलेंगे। रूस यूक्रेन जंग से भारत के लिए बड़ी खबर, यूक्रेन जंग लड़ने भेजे गए भारतीय की मौत हुई है, जो रूस की तरफ से भेजा गया था। दोस्त रूस का भारतीयों को धोखा, ग्राफिक्स के जरिए जानकारी मैं आपको दे दूं। रूस और भारत के एजेंट जो हैं वो गंदा खेल खेल रहे हैं, डर्टी गेम खेल रहे हैं। भारत से युवाओं की भर्ती कर रहा है रूस, हेल्पर के नाम पर यह भर्ती की जा रही है। रूस पहुंचने पर वैगनर आर्मी में शामिल किया जा रहा है। रूसी वैगनर अभी भी 60 भारतीय जो हैं रूसी वैगनर में शामिल हैं। रूस में जॉब के नाम पर ठगी चल रही है, तो ये कुछ हो रहा है। और अगर विदेश मंत्रालय की बात करूं तो उन्होंने क्या कहा है, कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि रूसी सेना में भर्ती करवाए गए भारतीयों को वापस आने की मांग कर रहे हैं। हमने ये मामला रूसी सरकार के सामने उठाया है। इसके बाद कई भारतीयों को रशियन आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया है। समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ हैं, कर्नल टीपी त्यागी हमारे साथ हैं। कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, समझना चाहूंगा सर आपसे, वाकई में जो मेरा ओपनिंग रिमार्क था कि भारतीयों की जान क्या इतनी सस्ती है कि रूस की आर्मी में हेल्पर भर्ती के नाम पर ले जाया जाए और फिर उन्हें जंग के मुहाने पर झोंक दिया जाए। और सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये कि विदेश मंत्रालय और रूस में जो एम्बेसी है उसको भी पता नहीं है क्या कुछ हो रहा है। राजेश जी, पहली बात तो हम आपके नैरेटिव से सहमत नहीं है, पर उसे बताने से पहले मैं सिर्फ 5 सेकंड में एक बात जो पुरानी चल रही थी बताना चाहता हूं कि चीजों को अनुपात के हिसाब से समझा जाता है। चाइना के पास में 76 सबमरीन है, हमारे पास उसका 1/5 हिस्सा यानी कि 15-16 है। और एक सबमरीन जब इस्तेमाल होती है तो एक उसे डिप्लॉय करने में लगती है और एक एक्सरसाइज करके डाउन साइड में रहती है, यानी कि उनमें से भी 1/3 ऑपरेशनल रेडी रहती हैं। तो हमारे पास बहुत कम है, और चूंकि बहुत कम है इसलिए नरवणे ने एक बात कही थी कि कंसंट्रेट ऑन फायर, डू नॉट कंसंट्रेट ऑन प्लेटफॉर्म, यानी कि हमको आवश्यकता एक रॉकेट फोर्स की चिल्लाती हुई है, क्योंकि हमें एक बड़े दुश्मन का मुकाबला इसलिए करना है कि वो कन्वेंशनल मिसाइल से भी एक बैराज छोड़कर इंडिया को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए रॉकेट फोर्स हालांकि है तो फ्लूइड, मगर चिल्लाती हुई आवश्यकता हिंदुस्तान के लिए। अब बात बची कि वो जो हमारे चले गए वहां पे, मेरा पहला सवाल, क्या वो नॉर्मल वीजा पे गए थे या वर्किंग वीजा पे गए थे? पता लगेगा कि नॉर्मल वीजा पे गए थे, फिर उन्हें वहां पे वर्क में क्यों दे दिया? क्या वो किसी एजेंट के थ्रू गए थे या गवर्नमेंट की एम्बेसी के थ्रू गए थे? वो किसी एजेंट के थ्रू गए थे। क्या ये चीजें नहीं बताई गई हैं? हिंदुस्तान के अंदर ये बार बार बताया जाता है कि आप लोगों के शिकंजे में ना फंसे, अगर किसी दूसरी कंट्री में जाना है तो अपनी एम्बेसी से बात करें, यानी कि ये अपनी मर्जी से गए वहां पे। अभी क्या गारंटी है कि जो कुछ ये कह रहे हैं वो पूरी तरह सच है? और फिर 60 है,
60 हिंदुस्तानी है। जिस फौज के अंदर 1000 के करीब सिपाही रोज मरते हैं, वहां 60 की वजह से कोई बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, इसका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस किस्म का सेंटेंस कि रूस ने हमारे साथ धोखा किया, ये गलत है। रूस ने नहीं, ये जो कुछ किया गया है ये एजेंटों की मार्फत किया गया है, और जो ये एजेंट हैं, इन एजेंटों के एक्शंस के ऊपर, इन एजेंटों की कंट्री के ऊपर सवाल नहीं उठाने जाने चाहिए। जहां तक बची बात कि भाई फिर हिंदुस्तान के लोगों को आपने क्यों लिया, जिनकी फौज 13-13, 14-14 लाख है, उसमें ये पता लगाना कि इसमें 4 आदमी भारतीय थे, ये कमांडर के बस की बात नहीं है, ये नॉर्मली उसके दिमाग में नहीं आती। लिहाजा ये कहना कि साहब ये रशिया ने धोखा किया, अगर धोखा किया होता तो उसने डिस्चार्ज क्यों किया होता? सर मैं आपसे पूछता हूं, हट के मैं आपसे पूछता हूं कि इंडियन आर्मी की किसी बटालियन में अगर रशियन 4 आ जाएं तो क्या कमांडर को पता नहीं चलेगा? क्या बात कर रहे हैं कर्नल टीपी त्यागी सर आप? नहीं, बिल्कुल पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। अगर इंडियन आर्मी की किसी यूनिट में 4 रशियन आ जाते हैं तो क्या इंडियन आर्मी के कमांडर को पता नहीं होगा सर? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, पता चलेगा। इतना आसान है क्या? इंडिया से उठकर कोई मॉस्को पहुंच जाए, वहां पे लोग मर जाएं और हम कहें कि नहीं वो ही जिम्मेदार हैं? अरे सर, उसमें वैगनार ग्रुप के लोग नहीं है क्या? दूसरे मर्सनरीज नहीं है क्या? जहां पे कई किस्म के मर्सनरीज हो, वहां पे क्लियर कट डिस्टिंक्शन 1 या 2 लोगों के लिए सीनियर कमांड। चलिए मैं आता हूं, मुझे एक ब्रेक लेना है डॉक्टर शैलेंद्र, फिर मैं माफी चाहूंगा आपसे, क्षमा करिएगा। मैं आ रहा हूं सर, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल से आ रहा हूं, क्योंकि एक भारतीय की मौत हुई है, 60 इशू की जाती है। अब इस तरह के एडवाइजरी इशू करने की जरूरत आ गई, ये इशू ओपनली कर लेना चाहिए। और दूसरा इस तरह से है कि हमें रशियन गवर्नमेंट के साथ में अगर कुछ इंडियंस इस तरह से प्राइवेटली कुछ एजेंट के थ्रू रिक्रूट होते हैं तो उनको रिक्रूट ना किया जाए, इसके बारे में भी कुछ एसओपीज होते हैं। वो जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस जो होती है, वो एसओपीज भी हमने क्रिस्टल क्लियर करना काफी जरूरी है। लेकिन ये जो नंबर आप बता रहे हो, ये नंबर ज्यादा भी होने की शक्यता, पॉसिबिलिटीज डिनाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये रैकेट कई दिनों से चलता आया हुआ रैकेट है। और ये भी बात है कि वैगनर ग्रुप को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, बिकॉज कैजुअलिटीज जो है डॉक्टर शैलेंद्र, मेरा रशियन कैजुअलिटीज काफी बढ़ने लगी। थोड़ा सा अलग है डॉक्टर शैलेंद्र, मेरा पॉइंट ये है डॉक्टर शैलेंद्र कि वो फ्लाइट मुझे बहुत अच्छे से याद है, 303 भारतीय उसके अंदर सवार थे, चक्कर काट रही थी फ्लाइट, फ्रांस में उतारा जाता है, फिर वो लौटकर भारत आते हैं, अमेरिका वो चोरी छिपे जाना चाहते थे, फिर ये इंसिडेंट सामने आ जाता है और वो भी कहते हैं कि हमें एजेंट ने जो है वो अमेरिका में घुसाने के लिए पैसे लिए थे। मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई में इतना आसान है हिंदुस्तान के अंदर? मैं ये चीज समझना चाहता हूं सर। देखिए, ये तो आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये इंटरनेशनल रैकेट्स होते हैं, उनका अपना एक इंस्टीट्यूशनलाइज नेटवर्क है और वो नेटवर्क के जरिए ये सारे ऑपरेट करते हैं। इसीलिए जो त्यागी साहब ने बड़ा अहम सवाल रेज किया था कि इनको किस प्रकार का वीजा दिया जाता है, किस प्रकार की काउंसलिंग उनकी की जाती है और किस बलबूते पर उनको वहां लेके जाया जाता है, वो एक बात है। लेकिन दूसरा राजेश जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एक इनहेरेंट अट्रैक्शन है वेस्टर्न सोसाइटीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके काम करने का, वो आज भी हमारे इंडियंस में काफी स्ट्रांग इस पर है, क्योंकि वो जो वेजेस है वहां पर मिनिमम वेजेस एक्ट होते हैं और मिनिमम वेजेस वहां पर दिए जाते हैं। जैसे आप यूरोप में कहीं पर जाते हो तो आपको 1 घंटे के 5 यूरोज, या किसी आप यूके में चले गए तो 1 घंटे के 5 पाउंड आपको मिलते हैं। 500 रुपए का आपको 1 घंटे की मिलते हैं। आपको 5 आवर्स है, आप 2500 वहां पर कमा लेते हो। इंडिया में मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं, तो ये न होने के कारण आज भी ये सारे यूरोपियन कंट्रीज जो है वहां पर हमारे लिए स्ट्रांग अट्रैक्शन बने हुए। यही एक और भी वजह है कि हमारे सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स भी यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस में भी जब उनको प्रेफरेंस दिया जाता है तो वो प्रेफरेंस लेते हैं वहां पर जाने का, फील्ड में जाने का, क्योंकि उनको सैलरी जो मिलता है वो डॉलर में मिलता है। तो इसमें मॉनेटरी अट्रैक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये मॉनेटरी अट्रैक्शन के कारण भी कई सारे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे लिए भी किया है डॉक्टर शैलेंद्र, लोग आगे चले जाते हैं। ठीक है,
ओके, मैं फिर आऊंगा आपके पास एक बार। कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। रूस का कहना था कि नाटो के लिए हमारी सेना तैयार है, हम नाटो का मुकाबला कर सकते हैं। 2 साल के अंदर आपको नेपाली भी चाहिए, आपको अफ्रीका से भी चाहिए, आपको इंडियन भी चाहिए, आपको बांग्लादेशी भी चाहिए। क्या यही तैयारियां थी? क्या रूस के अंदर वो जज्बा खत्म हो चुका है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला था? बिल्कुल थी। जिन्होंने जर्मनी की इतनी बड़ी फौज को हरा दिया था, आज वो यूक्रेन के सामने हाथ खड़े हो रहे हैं क्या उनके? जी, मैं कह रहा हूं, अगर आप देखिए किसी बात को ये समझ में आ जाने के बाद कि ये डिसीजन गलत था और फिर भी हम उस डिसीजन पर लगे रहे, तो इसको जिद कहते हैं। अब आप जिद को हटा दीजिए और ये सोचिए कि अगर हिंदुस्तान इस स्थिति में आ जाए तो क्या हिंदुस्तान दूसरे लोगों को जो स्वेच्छा से आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा? हमको क्या मालूम कि कौन स्वेच्छा से है, कौन जबरदस्ती है। वेगनर आर्मी है, चेचना आर्मी है, 15 किस्म की वहां पे प्राइवेट आर्मी है, वो करती हैं। हिंदुस्तान ने क्या एसओपी जारी नहीं किए हुए? लेकिन एसओपी जारी करने के बाद भी यहाँ के लोगों को इंग्लैंड ले जाया जाता है, फ्रांस ले जाया जाता है, यूरोप की कंट्रीज में ले जाया जाता है। जैसा अभी शैलेंद्र जी ने बताया कि भाई मॉनेटरी अट्रैक्शन है, लोग जाते हैं। अगर जाते हैं तो किसी को खुदकशी का शौक हो तो क्या करे कोई? हमने तो बताया हुआ है कि भाई यहाँ से अगर आप जा रहे हैं तो एम्बेसी के सर, माफी चाहूंगा डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे भी मैं माफी चाहूंगा, समय का थोड़ा सा अभाव है, माफी चाहूंगा। लेकिन फिर एक बार बैठेंगे जरूर इस मुद्दे पर और डिटेल से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि एक भी भारतीय की जान जाती है तो दुख होता है और यह चिंता की बात हमारे लिए होती है। और अगर 60 भारतीय फंसे हैं तो वो भी एक चिंता की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल टीपी त्यागी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शैलेंद्र देवलंकर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। रूस से जो खबर आई है बहुत चिंताजनक है। एक भारतीय की मौत हो चुकी है, 60 भारतीय अभी फंसे हुए हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जल्द ही इन भारतीयों को वापस देश लाया जाएगा। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत।